हाँ जी, तो फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था कि ह्यूमन कैपिटल क्या है और फिजिकल कैपिटल क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। तो आज शुरू करते हैं पार्ट 2 में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसके सोर्सेज क्या हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्सेज पढ़ना। तो चलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी हु आर स्किल्ड, एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है? देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की आप जब बात करते हो तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं हम, मीन्स इट्स अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस चल रहा है किस चीज का? जिसमें कि हम इकोनॉमी में ऐसे लोगों को जो है उनका नंबर बढ़ा रहे हैं जिनके पास कोई ना कोई या तो स्किल है या वो किसी ना किसी तरीके से की एजुकेशन उनके पास है, और या उनके पास एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, जीडीपी बढ़ेगी या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी या जो है इकोनॉमी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो कुछ भी तो ऐसा वो प्रोसेस जिसमें कि हमें ऐसे लोगों का नंबर बढ़ाना है इकोनॉमी में जो कि एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब इकोनॉमी में ये तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, हमें लोगों को एजुकेशन देनी है, उस पर सरकार को खर्चा करना है, स्किल्स बढ़ानी है या एक्सपीरियंस जो है बढ़ाना है, उस पर जो है हमें इन्वेस्टमेंट करना है। बट किस किस तरीके से हो सकता है ये? तो इसके सोर्सेस क्या है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के? तो देखो, चलो इसके सोर्सेस पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें आपको या तो देखो, यहाँ पे मैंने 5 सोर्स आपको बताए हैं। अब आप ये बात याद रखो कि या तो पांचों सोर्सेस पे अलग अलग 3-3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि हर सोर्स पे 3-3 नंबर का क्वेश्चन आ गया। नहीं तो क्या हो सकता है कि टोटल ओवरऑल सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल पे एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अब देखो 5 सोर्स है। पहला सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा पे, लोगों को पढ़ाने पे हमें जो है वो स्पेंड करना है। किसको? सरकार को। देन इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इकोनॉमी में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मींस मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं उन पे इन्वेस्टमेंट करना है, उनको बढ़ाना है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए जो चीजें हैं हमारी इकोनॉमी में उस पर एक्सपेंडिचर करना है। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, यानी कि किसी काम को करते करते नई नई स्किल्स सीखना। हम काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, उस टाइम पे नई चीजें सीख भी रहे हैं, इस पे हमें खर्चा करना है। इसके बहुत फायदे हैं, मैं आगे इसमें डिस्कस करूंगी आपके साथ। और माइग्रेशन यानी पलायन, यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर आप कोई जा रहा है किसी वजह से, तो हमें ऐसा करना है जैसे लोग रूरल एरिया से आपको उन्हें अर्बन में शिफ्ट कर, अर्बन एरिया में आ रहे हैं, तो उसका मतलब उनका वहां से जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव हो सकता है, उनका जो आय के स्रोत हैं, इनकम जो अर्निंग सोर्सेज हैं वो बढ़ सकते हैं। तो ये माइग्रेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 इनको टेकअप करते हैं। अब इसमें आप लोग ये याद रखो कि ये जो दो पहले नंबर पे पहले जो 2 लिखे हुए हैं ना, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, बहुत ध्यान से सुनने हैं। इन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि इन तीनों पे नहीं आएगा, बट ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अपन लोग जो है वो पांचों के पांचों रिसोर्सेज पे, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे बात करेंगे और इनको पढ़ेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। पहला सोर्स जो कि मैं आपको बता रही थी वो है एजुकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एजुकेशन से हो क्या रहा है? अगर आप एजुकेशन की बात करो तो एजुकेशन करती क्या है? एजुकेशन के अंदर वो पावर है कि ये एक इंसान की पर्सनालिटी पूरी चेंज कर देती है। इसकी पूरी और ना उसकी पर्सनालिटी चेंज होने से क्या होता है, आपकी पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कैसे? अब जैसे आप हो, आप
आप पढ़ रहे हो, आप अभी 12th में हो, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करोगे, तो आपने देखा एक ऐसा इंसान जिसने 12th नहीं करी, आपके घर का कोई सर्वेंट है सपोज, जो 6ठी पास है या 8वीं पास है, या उसने बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं करी, उसके सोचने के तरीके में और आपके सोचने के तरीके में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। तो ये फर्क कैसे आया? ये फर्क आया उस एजुकेशन से जो आप अभी तक लेते हुए आ रहे हो। मेरी बात करो तो मैंने पीएचडी कर ली, एमबीए किया, उसके बाद पीएचडी किया, तो मैं एक प्रोफेशनल हूं, तो मेरी सोच में और ज्यादा डिफरेंस आ चुका, मेरा लोगों को देखने का, चीजों को देखने का नजरिया और अलग है। तो ऐसे ही आपके इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डिफरेंट लॉयर्स हैं, तो हर कोई एक अलग जो है, जितना अपनी पढ़ाई के हिसाब से एक अलग सोच रखता है। और इसकी वजह से, इस एजुकेशन की वजह से किसी भी इंसान की पूरी पर्सनैलिटी जो है उस पर बहुत फर्क पड़ता है, पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब रस्टिक से जो है एकदम एलिगेंट और पढ़े लिखे एकदम बढ़िया जो है पर्सनैलिटी को कैरी करने लगते हो। अब इस एजुकेशन की जब हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या क्या चीजें हैं जो इससे होती हैं इकोनॉमी में। तो देखो, इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी, सबसे पहला बेनिफिट देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने रेड कलर से मार्क किया, आप लोग देख लो। एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करती है, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हम करें, यानी जीडीपी, तो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में एजुकेशन कंट्रीब्यूट करिए बच्चा? आप ये देखो, सबसे पहले आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देती है। हम जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारी अर्निंग उतनी ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। कोई डेली वेज वर्कर है और कोई ग्रेजुएट है, तो डेली वेज वर्कर से हम सिंपली समझ सकते हैं कि डेली वेज वर्कर से एक ग्रेजुएट इंसान जो कहीं कोई क्लैरिकल जॉब में या किसी अच्छी मैनेजरियल पोजीशन पे लगा हुआ है, वो ज्यादा कमा रहा होगा। उसके बाद और ज्यादा पढ़े लिखे कुछ डॉक्टरेट्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, या बहुत ज्यादा रिसर्च में इन्वॉल्व हो गए, साइंटिस्ट हैं, तो और ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी कोई लिमिट नहीं है, पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं। तो इसका मतलब पहली चीज ये प्रूफ होती है कि एजुकेशन कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही है। ये हर इंडिविजुअल की जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। देन सेकेंड बेनिफिट है इसका, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की आप बात कर रहे हो, यानी कि कोई नॉर्मल इंसान जो कि हेल्दी है, वो ऑन एन एवरेज कितने साल जीने वाला है। तो देखो, अब एजुकेशन का क्या रोल है, हेल्थ का रोल हम इसमें बाद में पढ़ेंगे, पहले एजुकेशन का रोल पढ़ते हैं। एजुकेशन का ये रोल है कि जब मैं एजुकेटेड हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, तो मुझे ये पता है कि मुझे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। अगर मैं कभी बीमार पड़ जाती हूँ, तो मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन, आई एम अवेयर अबाउट द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड मी एंड आई एम कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ। तो मैं अपनी हेल्थ के लिए खुद ही अलर्ट हूँ, अटेंटिव हूँ, कॉन्शियस हूँ कि भाई मुझे जो है स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है। जब मैं हेल्दी रहूंगी, तो ऑटोमेटिकली बच्चों, मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एजुकेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाती है। आज की डेट में अगर आप इंडिया की बात करें, 68-69 ईयर्स पे हम लोग चल रहे हैं। जब इंडिया को फ्रीडम मिला तो 32 ईयर्स पे। तो देखो ना, पढ़ाई का रोल देखो, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। तीसरा, इंक्रीज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन इन एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इन एनी काइंड ऑफ एनीथिंग ऑन विच आई नीड टू पार्टिसिपेट, मे बी इन दी सोसाइटी। अब वोटिंग है, हम यहाँ पे वोटिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे पता है कि किसी भी लीडर को इलेक्ट करना मेरा राइट है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने मुझे कहा है कि मैं वोट करूं, तो मैं पार्टिसिपेट करूंगी ना वोटिंग में, टू इलेक्ट द पर्सन whom I want to elect। ऐसे ही कहीं पे कोई डिबेट हो रही है, कहीं कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, तो मैं कैसे पार्टिसिपेट करूंगी? मुझे नॉलेज ही नहीं है वहां पे क्या चल रहा है, मैं जो भी बोलूंगी वो बेकार ही होगा, वो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एडुकेटेड हूं, तो मैं वहां पे अपनी बात रख पाऊंगी
और मैं वहां पे हो रही बातों को भी समझ पाऊंगी। प्लस अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ तो डिसीजन मेकिंग में मैं इन्वॉल्व हो सकती हूँ, पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं हूँ पढ़ी लिखी तो मुझे उतनी समझ ही नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। फोर्थ बेनिफिट है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ एजुकेशन का कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन आई कैन डिसाइड दैट व्हाट इज गुड फॉर मी, फॉर माई पर्सनल लाइफ, फॉर माई सोशल लाइफ एंड फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ। तो मैं इजीली दोनों तीनों तरह से पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना सकती हूँ। क्योंकि जब आप पढ़े लिखे होते हो तो आपका जो सोच का दायरा होता है वो बढ़ जाता है, आप हर चीज के प्रॉज एंड कॉन समझ पाते हो, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। एंड देन स्टिमुलेट्स इनोवेशन। पढ़े लिखे हैं तभी रिसर्च करेंगे, तभी नए नए आइडिया सोचेंगे, तभी नई नई चीजें इजाद करेंगे और सोचेंगे कि अच्छा हर गैप में जो प्रॉब्लम है, जो गैप है, उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारा एजुकेशन का, जो एजुकेशन कंट्रीब्यूट करती है। और इन सारे तरीकों से क्या हो रहा है, आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये एजुकेशन हम बहुत ज्यादा बेनिफिटेड है, इसीलिए इकोनॉमी में जो गोल है आपकी सरकार का वो हमेशा रहता है कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन दें और सब चीजें करें ताकि बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिख पाएं और इकोनॉमी में, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएं। अब देखो दूसरा सोर्स था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, हेल्थ। तो अब ये जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो देखो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है, इंक्रीज सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। जब आप जो है हेल्थ पे लोगों की खर्चा करोगे, आप उनके वैक्सीनेशंस का ध्यान रखोगे, आप उनके बीच में होने वाली बीमारियों का इलाज करवाओगे, आप उनके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट रखोगे कि वो कम बीमार पड़े, तो ऑटोमेटिकली जब लेबर फोर्स यानी कि जो भी लोग हमारी इकोनॉमी में रह रहे हैं, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करती है, अगर वो हेल्दी होगी तो ज्यादा लंबे टाइम तक काम कर पाएगी, ज्यादा अच्छा काम कर पाएगी। तो हेल्थ पे जो होने वाला एक्सपेंडिचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी एक्सपेंडिचर की वजह से हमें हेल्दी लेबर फोर्स मिलेगी। अदरवाइज किसी बीमार आदमी से बेटा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितना काम कर लेगा, कैसा काम कर लेगा? अगर वो चाहेगा भी काम करना तो उसका शरीर उसको, क्योंकि वो बीमार है, उसको परमिशन नहीं देगा, मैल न्यूट्रिशन हुआ हुआ है, उसके शरीर में जान ही नहीं होगी। तो हेल्दी लेबर फोर्स की सप्लाई के लिए एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ सेक्टर में होना। दूसरा, प्रोडक्टिव लेबर फोर्स हमें मिलती है। जो लेबर फोर्स हेल्दी है वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव होगी। एक हेल्दी बंदा ज्यादा अच्छा आउटपुट देगा, ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा, ज्यादा इफेक्टिव काम कर पाएगा। तो हमें पता ही है अगर हम अनहेल्दी हैं, हम इल हैं, तो हमारा मन ही नहीं लगेगा काम करने में। और अगर मन भी लग रहा है तो हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं होगी कि हम पूरा जोर लगा के अपना अच्छे से अच्छा जो है वो आउटपुट दे पाए। तो हेल्दी लेबर फोर्स ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव लेबर फोर्स होती है, तो ये एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ से इंक्रीज होती है। देन यहाँ पे भी देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव हो जाएगी। इफ आई एम हेल्दी आई कैन बी हैप्पी, आई कैन फील जॉय, I can maintain the balance in my life. I can have the quality of life. तो मैं आराम से सारी चीजें मैनेज कर सकती हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ की बात कर रहे हो तो किस तरीके से होता है ये एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब आप एक तो ये कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हमने क्रिएट किए, ठीक है, डॉक्टर्स और नर्सेस की अवेलेबिलिटी पे हमने खर्चा किया कि कहीं पे भी इलाज करने वालों की कमी ना हो। और क्या तरीके हो सकते हैं, हम 3 तरह की मेडिसिन पे जो है वो खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अगेन आ सकता है कि मेडिसिन जो होती हैं जिन पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं टू हैव दी हेल्दी लेबर फोर्स, वो किस किस तरह की होती हैं। तो देखो एनसीईआरटी की बुक में भी आपने देखा होगा, तो पहली होती है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मतलब पहले से ही आपको किसी बीमारी के होने से पहले आपको उससे बचा के रखेगी। जैसे वैक्सीन्स, आज की डेट में आप बात करें तो कोविड के वैक्सीन लग रहे हैं सबको, तो मुझे वैक्सीन लग रहा है ताकि मुझे कोविड ना हो। ऐसे ही बहुत सारे और वैक्सीन्स हैं, पोलियो ड्रॉप्स।
पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती थी बच्चे को ताकि उसे पोलियो ना हो। तो ये होता है प्रिवेंटिव, आपको पहले ही जो है वो पिला दिया या वैक्सीनेशन आपको कर दिया आपका, ताकि आपको ये बीमारी ना हो। अब अगर आपको बीमारी हो गई सपोज, तो क्या होगा, उसका भी इलाज हमें होना चाहिए ना, तो दैट इज क्यूरेटिव मेडिसिन। अब हो गई भैया, अब हमें क्योर कर दो। तो होने के बाद अब कोविड हो गया हमें, तो फिर उसके अब अभी तक तो देखो कोई मेडिसिन नहीं बनी, लेकिन हाँ जो प्लाज्मा थेरेपी है या और ट्रीटमेंट्स हैं, तो वो या कोई भी और बीमारी हो गई तो उसके डिफरेंट काइंड ऑफ इलाज, उनकी जो डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन है। मुझे सिर दर्द हो रहा है तो मैंने सिर दर्द की मेडिसिन ले ली, क्यूरेटिव मेडिसिन, होने के बाद मुझे ठीक कर दे। और तीसरी होती है देखो सोशल मेडिसिन, यानी कि हेल्थ लिटरेसी के बारे में स्प्रेड करना लोगों के बीच में, उनके बीच अवेयरनेस क्रिएट करना। एक वो लेडी का इंटरव्यू हम सब ने बहुत देखा है जिसमें वो बताती है कि उसकी आवाज जो है वो कोविड मैसेज में रिकॉर्ड हुई और वो पूरा, हम जब भी किसी को फोन करते थे वो वहां से बोलना शुरू कर देती थी। या बाद में अमिताभ जी आ गए तो अमिताभ बच्चन की आवाज सुन रहे हैं, ठीक है, 2 गज दूरी है ना। तो ये सब चीजें, तो ये क्या है, हम लोगों को बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना है सो दैट यू कैन बी सेफ एंड यू कैन एंश्योर अ गुड हेल्थ फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, आपके प्रधानमंत्री जी भी ये सब चीजें कह रहे थे। तो ये हेल्थ लिटरेसी स्प्रेड जो है ये सोशल मेडिसिन है, यानी कि सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप इसे स्प्रेड करते हैं। तो ये है गाइस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे ये ऐसे जो है वो इम्पैक्ट अपना डालता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में जब हम सोर्सेस की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था थर्ड है ऑन दी जॉब। देखो हेल्थ और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बच्चा पार्टी चलो डिस्कस करते हैं ऑन दी जॉब ट्रेनिंग क्या होती है। देखो जैसे नाम ही बता रहा है ऑन दी जॉब, यानी कि हम ऑलरेडी कहाँ पे हैं, जॉब पे हैं, हम काम कर रहे हैं और काम के साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, ट्रेनिंग चल रही है। तो इट मीन्स दी ट्रेनिंग वाइल बीइंग इन जॉब एंड ड्रॉइंग सैलरी। तो हमें सैलरी मिल रही है और साथ साथ हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। अब कैसे हो सकता है, पहली चीज हो सकती है ट्रेनिंग जो है, मेरे को कोई मेरे ऊपर जो मेरा बॉस है, कोई भी सुपीरियर है, वो उसके सुपरविजन में मुझे ट्रेनिंग मिल रही है, यानी मैं साथ साथ अपना काम भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे साथ साथ कोई सुपरवाइज भी कर रहा है और जहां जहां पे मैं गलती कर रही हूँ वो मुझे बता रहे हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो इसका मतलब मेरी ट्रेनिंग साथ में चल रही है, मैं काम सीख रहा हूँ और काम कर भी रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है देखो ट्रेनिंग का, कि आपको किसी रिमोट लोकेशन पे भेज दिया गया किसी कॉलेज या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कि आपने ये काम सीख किया, उसे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग नहीं कहते, उसे हम ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑफ कैंपस। ठीक है, तो जो है ये ऑन दी जॉब नहीं है, ये ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग है, बट इसमें ट्रेनिंग हो रही है, यानी कि मैं यहाँ पे मुझे काम नहीं करना, मुझे उसके अगेंस्ट कोई सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन मुझे जो स्किल सीखनी है मैं वो सीख पा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जगह होता है ना कि जो है हम डिफरेंट कॉलेज कैंपस में जाके हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, या हम किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपने कुछ एम्प्लॉयज को भेज देते हैं कि आप वहां से ये सीख कर आओ, ये सर्टिफिकेट कोर्स करके आओ, तो वो आपकी जॉब है। तो अब इससे हो क्या रहा है, मतलब क्या फायदा है करने से? तो जाहिर सी बात है ट्रेनिंग है तो सबसे पहले क्या होने वाला है, स्किल इंप्रूव होने वाली है, स्किल इंप्रूव होने वाली है और एफिशिएंसी इंप्रूव होने वाली है। अब जब स्किल और एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी किसी भी वर्कर की, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहा है ऑन दी जॉब या ऑफ दी जॉब, तो उससे क्या होगा, स्किल इंप्रूव होने से, एफिशिएंसी इंप्रूव होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी जब बढ़ जाएगी उस वर्कर की, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन क्या है, जो आउटपुट देगा वो बढ़ जाएगा। तो हमेशा जो है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग की हम बात करें तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि फ्री ट्रेनिंग चल रही है, अब ट्रेनिंग में कंपनी जो है वो पैसा खर्च करती है, लेकिन जितना पैसा खर्च हो रहा है ट्रेनिंग में और उसके बाद जब वर्कर वापस आएगा कोई स्किल सीख के या ऑन दी जॉब में सीख लेगा और फिर उसे इम्प्लीमेंट करेगा, उस नए तरीके से काम करना शुरू करेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा वो उस कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग इज मच लेस देन दी बेनिफिट्स ऑफ इट, मतलब इसका फायदा ज्यादा है और इसका खर्चा कम है।
ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम फोर्थ सोर्स पे आ रहे हैं। फोर्थ सोर्स है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह रीलोकेट करना, ठीक है, हिंदी में इसको पलायन कहते हैं। तो अब ये कैसे हो सकता है? मूवमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड लोगों की अगर आप बात करें, रूरल एरिया टू अर्बन एरिया में आ गए काम की तलाश में, और शहर में आके हमने अपने लिए काम ढूंढा, और काम ढूंढने से क्या हुआ कि हमारी अर्निंग होने लगी, और अर्निंग होने लगी तो मैं एम्प्लॉयड लोगों की उसमें आने लगा, और अर्निंग मेरी क्योंकि जीडीपी में काउंट होगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ में, नेशनल इनकम में काउंट होने लगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में देखो कंट्रीब्यूट हो रहा है। दूसरा क्या हो सकता है? मैं एक छोटे शहर में रहती थी लेकिन मुझे किसी बड़े शहर में अच्छी सी जॉब मिल गई, तो मैं स्मॉल सिटी टू मेट्रो सिटी मूव कर गई। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि क्यों मूव करा? क्योंकि मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, मैं चली गई, तो फिर मेरा जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होने लगा। तीसरा कहलाता है ब्रेन ड्रेन, मतलब मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ही चली गई, मतलब मैंने अपने देश ही छोड़ दिया। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइग्रेशन। अब पता नहीं कि मैं, क्योंकि अब मैं अपनी कंट्री की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ, अगर मैं कहीं और जॉब कर रही हूँ, या तो मुझे मेरी कंट्री ने किसी प्रोजेक्ट पे भेजा, देखो वो एक बात अलग है, लेकिन अगर मैं वैसे गई तो इसका मतलब ये ब्रेन ड्रेन कहलाएगा, और हम कहीं और किसी और इकोनॉमी की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी में नहीं कर रहे हैं। अब ये जो माइग्रेशन होता है इसमें दो तरीके से कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है। पहला आने जाने की ना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मैं गांव से शहर आ गई, रूरल टू अर्बन, आने में मेरा पैसा लगा, सामान भी लेकर आई, शहर में घर भी ढूंढा, वो है मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग। शहर में घर ढूंढा, उसमें वहां पे सामान जमाया, रहना शुरू किया, राशन पानी भरा, ठीक है, और वहां पे रहने के, महीने भर रहने के खर्चे, तो कमाई, और जो कमाई हो रही है उसमें से मुझे क्या क्या चीजें निकालनी है, मेरी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट निकलनी चाहिए और मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग निकलनी चाहिए। अब देखो, ये जो कॉस्ट है मेरी, ये हमेशा जो बेनिफिट्स होते हैं माइग्रेशन के उससे कम होती है। कैसे? मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है कि मेरी अर्निंग ज्यादा हो गई है ना, रूरल एरिया में मैं कम कमाती थी, अर्बन एरिया में आ गई, मेरी कमाई ज्यादा हो गई, इसीलिए तो आई हूं, अदरवाइज आती ही क्यों। तो मेरी अर्निंग क्या है, ज्यादा है, तो ये मेरा बेनिफिट। और भी ज्यादा अर्निंग ज्यादा हो गई तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गई, मेरी जो है वो अपने बच्चों को, जो मेरे डिपेंडेंट्स हैं, उनको एजुकेशन में दे सकती हूँ, उनको बढ़िया लाइफस्टाइल दे। तो ये जो सारे बेनिफिट्स है माइग्रेशन के, ये उस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट ऑफ लिविंग से बहुत ज्यादा है। प्लस दूसरा क्या बेनिफिट मिल रहा है मुझे? मोर एक्सपोजर टू मॉडर्न वर्ल्ड। मैं जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसको मैं ज्यादा करीब से जान पा रही हूँ, और उसमें जो नई नई जो है रोज इनोवेशन से नई नई चीजें आ रही हैं, उनको मैं अपनी लाइफ में भी इंक्लूड कर सकती हूँ। तो ये बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। तो बच्चा, ये था चौथा सोर्स एजुकेशन, सोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। अब लास्ट सोर्स की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब सरकार से हम ये कह रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन पे भी एक्सपेंडिचर करो। कौन सी इंफॉर्मेशन? उसमें भी हमें बेनिफिट्स और कॉस्ट देखने पड़ेंगे, जैसे कि हमने माइग्रेशन में देखे। इंफॉर्मेशन मतलब देखो, सपोज यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे कोई काउंसलर है, काउंसलर के पास, अब अगर आपकी बात करें, आप 12th कर रहे हैं, 12th करने के बाद आप साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से, आजकल जो बच्चे होते हैं उनके पास बहुत ऑप्शन खुल जाते हैं। 12th के बाद आप सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीए कर सकते हो, ठीक है, तो बीटेक भी कर सकते हैं। बहुत सारे साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे बीटेक कर लेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ओपन से पता नहीं कितने कोर्स कर सकते हैं, और डिफरेंट हम फोटोग्राफी में जा सकते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा वाइड जो है वो वर्ल्ड है जो कि हमारे लिए खुल गया। तो अब एज अ 12th क्लास स्टूडेंट आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो आप किसी काउंसलर की हेल्प लोगे कि आप मुझे बताओ, मैं 12th क्लास में हूं, अब मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। वो जो काउंसलर है वो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराएगा। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के अगेंस्ट वो आपसे कुछ चार्ज करेगा।
कहेगा भाई मेरा तो ये काम है ना, तो मैं आपको फ्री में थोड़ी दूंगा इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपसे इसके पैसे चार्ज करूंगा। तो ये जो पैसे चार्ज हो रहे हैं ये है कॉस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन या एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। आप इस कॉस्ट से आपको ये देखना होगा कि जितने मैं पैसे दे रहा हूँ इसके अगेंस्ट मुझे बेनिफिट्स कितने हो रहे हैं। तो अगर आपको लगता है यार बेनिफिट्स ज्यादा है, अब मुझे पता लग गया है कितने तरह के फील्ड्स होते हैं, मैं 12th के बाद क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, किस फील्ड में कितना स्कोप है, मेरे इंटरेस्ट एरिया से कौन सा फील्ड मैचिंग है, मेरे पास जितना जो फीस मेरी फैमिली अफोर्ड कर सकती है उसमें कितने सारे ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल हैं जो मेरे इंटरेस्ट एरिया से भी। तो ऐसे करके ये सारी चीजें आप देखोगे, आप उसकी बेनिफिट्स को एनालाइज करोगे। तो हमेशा जो एक्सपेंडिचर एंड इन्फॉर्मेशन है इसमें अगर कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है तो साथ में बेनिफिट्स भी होते हैं, और हमें ये एनालाइज करना होता है कि बेनिफिट्स ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है। एंड गाइस 99% जो है वो बेनिफिट्स ही ज्यादा होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, पहले वाले दोनों पे जरा थोड़ा ज्यादा ध्यान से कर लेना, रिवाइज करके वीडियो प्लीज देख लेना, एजुकेशन और हेल्थ वाला। तो क्रैश कोर्स है, थोड़ा फटाफट कवर कर रहे हैं। अब देखो, अब एनसीईआरटी से क्या क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, उठ के आता है सीधा क्वेश्चन कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है। अभी तक हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इसके सोर्सेस क्या है और सोर्सेस की डिटेल पढ़ी। अब वो ये कह रहे हैं कि आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में रिलेशन बताओ। अभी घुमा के पूछ लिया। अब इसको ट्विस्ट करके ही हम आंसर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सोर्सेस की बात करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक कर देंगे। तो देखो, पहला सोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या पढ़ा था हमने, एजुकेशन, है ना। तो अब हम यहाँ पे मैंने आपको लिखा द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। एक मजदूर का इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन और एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन का इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन, बताओ बच्चों कौन सा किसका ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है एजुकेटेड पर्सन का ही ज्यादा होगा, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को हम बता रहे हैं कि भाई इकोनॉमी में एजुकेटेड पर्सन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी करेगा। सिमिलरली हम क्या कह रहे हैं कि एक हेल्दी पर्सन इकोनॉमिक ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि हेल्दी होगा तो अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई देगा, बीमारी होने की वजह से छुट्टी नहीं मारेगा, तो लगातार काम कर लेगा, ज्यादा अच्छा काम कर लेगा, ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी दे देगा। तो अब दोनों सोर्स ने हमें ये बताया कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों जो कैपिटल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स हैं, इनसे इकोनॉमिक ग्रोथ में सीधा सीधा रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, अब देखो लेकिन क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है कि हमने ये तो बता दिया कि एजुकेशन है तो भाई इलिटरेट के कंपैरिजन में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, हेल्दी पर्सन है तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन हम इन दोनों के बीच में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि ये हुआ इसलिए ये हुआ, ये रीजन है, इसका ये इफेक्ट है, ये हम नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? अब आप एजुकेशन की बात करो तो एजुकेशन में हम ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, यानी कि हमें देखेंगे कौन कितने साल तक स्कूल गया या कॉलेज गया और पूरी इकोनॉमी में कितने लोग, एनरोलमेंट रेट जो है, कितने परसेंट लोगों ने अपने आप को एजुकेशन में किसी भी तरीके की, किसी भी लेवल पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में अपने आप को इन्वॉल्व किया। तो हमारे पास ये डेटा तो आ गया, लेकिन इस डेटा से कि कौन कितने साल स्कूल में पढ़ाई करी वो ये नहीं बताता कि स्कूल में जो पढ़ाई करी वो कितनी क्वालिटी एजुकेशन थी। आप साल दर साल स्कूल में रहे और आप 30-40% नंबर लाके बस पास होते रहे, तो दैट्स नॉट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आपने सीखा कितना, ये हमें इस एजुकेशन को मेजर करने से नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि हमने ये तो बता दिया कि भाई पढ़ा लिखा इंसान ना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, बट वो किस लेवल तक, कितना डीपली उसको नॉलेज है वो हम नहीं बता पाते। सेम हेल्थ के साथ है। अब देखो, हेल्थ सर्विस
आपकी इकोनॉमी में बड़े आराम से जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो कि जो है वो लोग कितना पैसा हेल्थ के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं और आपकी कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ऑन एन एवरेज कितने साल इंसान जीता है, या मोर्टिलिटी रेट जो है वो किस एज में आके जो है इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये सब आपने बड़ी आसानी से मेजर कर लिया। लेकिन अब मोर्टिलिटी रेट कुछ भी हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी भी हो, लेकिन इंसान कितना हेल्दी है उस टाइम पे। मैं 80 साल जीती हूँ या मैं 100 साल जीती हूँ, लेकिन बीमार रहती हूँ, जिए जा रही हूँ बस। तो ये आपका ट्रू हेल्थ स्टेटस, जीना, आप कितने नंबर ऑफ इयर्स आप सरवाइव कर रहे हो, इट इज नॉट शोइंग, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ योर्स। ये नहीं बता रहा कि आप स्वस्थ थे उस टाइम पे या नहीं थे। तो ये जो है दोनों ही केस में, चाहे आप एजुकेशन की बात करो या हेल्थ की बात करो, ये वो जो ट्रू रिफ्लेक्शन है वो नहीं यहाँ पर दिखा पाते। अदरवाइज तो आप इसका कैसे आंसर लिखेंगे? आप यही बताएंगे कि यस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ आपस में जो है वो कैसे कनेक्टेड है, कि एजुकेशन का भी पूरा रोल है और हेल्थ का भी पूरा रोल है। फिर आप साथ में एग्जाम्पल देके बता दो, बट ये दोनों जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बता रही। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखेंगे और आगे चलेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा थोड़ी सी डिटेल में और कुछ चीजें हम शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।